स्वागत। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही अहम हिस्से सेंसेक्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, वो भी हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर। और देखिए, स्रोत सामग्री एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, इसमें हमेशा ठीक 30 कंपनियां ही क्यों होती हैं? कभी सोचा है 25 क्यों नहीं, या 40-50? आखिर इस 30 के नंबर में ऐसा क्या खास है? तो आज की इस चर्चा का क्या कहते हैं मिशन यही है, स्रोत में जो जानकारी है उसे खंगालना, समझना कि ये सेंसेक्स आखिर है क्या भला, ये 30 कंपनियां क्यों, कैसे चुनी जाती हैं, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, इसका असल मतलब क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ था, बीएसई ने किया था। पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। पर यह सेंसिटिव किस चीज को लेकर है, मापता क्या है ये असल में? हाँ, ये नाम बड़ा दिलचस्प है, सेंसिटिव इंडेक्स। देखिए, ये सूचकांक जैसा कि स्रोत बताता है, बीएसई पर लिस्टेड वो 30 कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है, मतलब सबसे सक्रिय और आर्थिक रूप से मजबूत मानी जाती हैं। स्रोत ने इसे एक बहुत अच्छी उपमा दी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर। अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर, अच्छा। मतलब जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, वैसे सेंसेक्स से इकोनॉमी की सेहत, कुछ ऐसा? हाँ, काफी हद तक स्रोत का इशारा यही है। आप इन टॉप 30 कंपनियों को देखिए, अगर इनके शेयर बढ़ रहे हैं, ये मुनाफा कमा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद पूरी अर्थव्यवस्था भी ठीक चल रही है। और अगर ये कंपनियां अच्छा नहीं कर रही हैं, तो सेंसेक्स नीचे आएगा। तो ये एक तरह से इकोनॉमी की दिशा का संकेत देता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में भी है, कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार के मूड को, मतलब मार्केट सेंटिमेंट को भी दिखाता है। भरोसा है या डर, ये सब झलकता है इसमें। ठीक है, ये समझ आया। टॉप 30 के जरिए पूरी इकोनॉमी का हाल बताने वाला एक मीटर। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज की चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है, ये 30 का आंकड़ा। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। 1986 में बीएसई ने ठीक 30 ही क्यों चुनी, 32 क्यों नहीं, 28 क्यों नहीं? स्रोत क्या कहता है इसके पीछे की सोच के बारे में? कोई खास वजह थी क्या? हाँ, बिल्कुल वजह थी, और स्रोत इस पर काफी रोशनी डालता है। ये कोई ऐसे ही उठाया हुआ नंबर नहीं था। जब 1986 में सेंसेक्स बना, तो मकसद सिर्फ सबसे बड़ी कंपनियों को लेना नहीं था। असली मकसद था ऐसी कंपनियों को चुनना जो भारत की टॉप परफॉर्मर्स हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, और सबसे जरूरी बात, जो अलग अलग मतलब विविध क्षेत्रों से आती हों। यहीं पर इसका राज छिपा है। विविधता, अच्छा, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज से, ये जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी। स्रोत बताता है कि सिलेक्शन का एक मेन पॉइंट यही था कि इंडेक्स में इकोनॉमी के अलग अलग पिलर्स, अलग अलग सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा ना हो कि बस एक ही सेक्टर की कंपनियां भर दी। सोचिए ना, अगर सारी कंपनियां मान लीजिए सिर्फ टेक्सटाइल की होती, तो टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर नीचे होता तो पूरा इंडेक्स हिल जाता। वो पूरी इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं दिखाता है ना। हाँ, बात तो सही है। तो स्रोत के मुताबिक उन्होंने एक मिक्स बनाने की कोशिश की, एक बैलेंस। जैसे उदाहरण दिए हैं स्रोत में, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जरूर होंगी, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो इकोनॉमी की जान है। फिर आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, आज तो ये बहुत बड़ा है, तब भी इसका महत्व बढ़ ही रहा था। एनर्जी सेक्टर, जो किसी भी देश के लिए बेसिक है, रिलायंस, ओएनजीसी टाइप की कंपनियां। एफएनसीजी, मतलब रोजमर्रा के सामान वाली कंपनियां। एचयूएल, आईटीसी, ये सीधे लोगों के खर्च से जुड़ी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति, महिंद्रा, मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है ये। और फार्मा भी, सन फार्मा जैसी। हेल्थ केयर तो हमेशा ही अहम है। तो स्रोत का सार ये है कि 30 का आंकड़ा एक सोचा समझा बैलेंस था। इतनी कंपनियां हो कि डाइवर्सिटी आ जाए, अलग अलग सेक्टर आ जाए, लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि इंडेक्स को मैनेज करना, ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। लक्ष्य था एक बैलेंस्ड इंडेक्स जो पूरे बाजार की नब्ज को सही से पकड़ सके। उस वक्त के हिसाब से 30 नंबर सही लगा। तो यह सिर्फ टॉप 30 गिनना नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था का एक छोटा बैलेंस्ड मॉडल बनाने जैसा था। ये दिलचस्प है कि साइज के साथ साथ बैलेंस और प्रतिनिधित्व पर इतना ध्यान दिया गया। ये सिर्फ गिनती नहीं, एक डिजाइन था मतलब। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक डिजाइन फिलॉसफी थी।
स्रोत यही इशारा करता है। ये पक्का करना था कि इंडेक्स किसी एक सेक्टर के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से बिगड़े नहीं और बाजार की ओवरऑल डायरेक्शन ज्यादा भरोसेमंद तरीके से बताए। ठीक है, तो 30 कंपनियां चुन ली, विविध, बैलेंस्ड। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका रोज का ऊपर नीचे होना वो सेंसेक्स के एक नंबर में कैसे बदलता है, जिसे हम हर दिन टीवी पर देखते हैं, ऊपर गया नीचे गया। स्रोत में एक टर्म है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसका आसान मतलब क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चीज है। स्रोत इसे समझाता है और ये असल में काफी लॉजिकल है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप का मतलब तो सीधा है, कंपनी के सारे शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू। लेकिन इसमें फ्री फ्लोट जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स की गिनती करते वक्त कंपनी के सारे शेयर नहीं गिने जाते, सिर्फ वो शेयर गिने जाते हैं जो असल में बाजार में आम निवेशकों के लिए खरीदने बेचने के लिए उपलब्ध है, मतलब फ्री हैं, फ्लोट कर रहे हैं। जैसे हमारे आपके पास जो शेयर हैं या म्यूचुअल फंड एफआईआईज के पास हैं। अच्छा, मतलब वो शेयर जो आसानी से ट्रेड हो सकते हैं, लॉक इन वाले नहीं। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि वो शेयर जो कंपनी के प्रमोटरों यानी मालिकों के पास हैं या सरकार के पास है या किसी और के पास ऐसे हैं जो लॉक इन हैं, जिन्हें वो रोज रोज बेच नहीं सकते, उन्हें गिनती से बाहर रखा जाता है। इनको हटाकर जो शेयर बचते हैं वही फ्री फ्लोट शेयर हैं और इन्हीं फ्री फ्लोट शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू के आधार पे सेंसेक्स की गिनती होती है। और ऐसा करते क्यों है? इसका फायदा क्या है? स्रोत के हिसाब से इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेंसेक्स उस कैपिटल को दिखाता है जो असल में बाजार में एक्टिव है, जिससे शेयरों की कीमतें सच में तय हो रही हैं। अगर हम प्रमोटर के वो शेयर भी गिन लें जो शायद कभी बिकना ही न वाले हों, तो इंडेक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी जो शायद असलियत ना हो। फ्री फ्लोट मेथड इसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। स्रोत रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का उदाहरण देता है। जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है, मतलब जिनके ज्यादा वैल्यू के शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए फ्री हैं, उनका सेंसेक्स में वजन मतलब वेटेज भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके ज्यादातर शेयर प्रमोटर ने दबा रखे हैं, तो सेंसेक्स पर उसका असर उतना नहीं होगा। और कोई दूसरी कंपनी जिसके शेयर ज्यादा पब्लिक के पास हैं, उसका असर ज्यादा होगा, भले ही पहली वाली का टोटल साइज बड़ा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए जैसा स्रोत बताता है, रिलायंस या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियां जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, उनके शेयर की कीमत में अगर थोड़ा भी बदलाव आता है, मान लीजिए 1%, तो उसका असर सेंसेक्स के पॉइंट पे ज्यादा पड़ेगा। जबकि कोई और कंपनी जिसका फ्री फ्लोट कैप कम है, उसके शेयर में 1% बदलाव का असर कम होगा। ये पक्का करता है कि इंडेक्स उन कंपनियों से ज्यादा हिले जिनका असल में बाजार में लेन देन ज्यादा है, जिनका प्रभाव ज्यादा है। अच्छा, तो ये फ्री फ्लोट मेथड पक्का करता है कि सेंसेक्स असल में ट्रेड हो रहे शेयरों के हिसाब से चले, ना कि बंद पड़े शेयरों के हिसाब से। और बड़ी एक्टिव कंपनियों का असर ज्यादा। हाँ, ये समझ आता है। ये इंडेक्स को ज्यादा रेलेवेंट बनाता है। अब ये सेंसेक्स हमें हर जगह दिखता है, टीवी पर, अखबार में, वेबसाइट पर। हम जैसे आम लोगों को या जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए? स्रोत के मुताबिक इसका रोज ऊपर नीचे जाना, इसका असल में क्या मतलब है? मतलब सो व्हाट? इस सब का क्या मतलब है? ये निवेशकों के लिए भी और पूरी इकोनॉमी के लिए भी एक अहम बैरोमीटर या इंडिकेटर की तरह है। जब सेंसेक्स लगातार ऊपर जा रहा हो, तो स्रोत कहता है कि ये आमतौर पर अच्छी चीजों का संकेत है। पहली बात ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि आगे कंपनियां अच्छा करेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो पैसा लगाने को तैयार हैं। एक उम्मीद दिखती है इसमें। दूसरी बात, ये अक्सर इस बात का भी सबूत होता है कि सेंसेक्स वाली कंपनियां सच में अच्छा कर रही हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो एक्सपैंड कर रही हैं, उनकी मजबूती इंडेक्स में दिखती है। और तीसरी, बड़े लेवल पर देखें तो इसे देश की इकोनॉमी के मजबूत होने का भी साइन माना जाता है। जब टॉप कंपनियां बढ़ती हैं तो उम्मीद होती है कि जॉब्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी। और जब ये गिरता है, तब क्या मतलब निकालें? हो सकता है निवेशक भविष्य को लेकर डरे हुए हों, शायद दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, या देश में पॉलिसी बदली है, या महंगाई बढ़ रही है,
या फिर ये संकेत हो सकता है कि कंपनियां उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनके मुनाफे घट रहे हैं या इकोनॉमी में ही कोई दिक्कत दिख रही है। यही वजह है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि न्यूज़ चैनल और एनालिस्ट इस पर इतनी नज़र रखते हैं। ये इकोनॉमी और बाजार की नब्ज पकड़ने का एक क्विक तरीका है। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो सेंसेक्स की चाल सिर्फ इकोनॉमी से ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सरकारी पॉलिसी, ग्लोबल इवेंट्स, मॉनसून, यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स से भी प्रभावित होती है। और बदले में सेंसेक्स की चाल लोगों के निवेश के फैसलों, खर्च करने की आदत और बिजनेस के कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करती है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे इकोनॉमी की सेहत, कंपनियों का प्रदर्शन और लाखों लोगों के भरोसे और डर की कहानी है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक एहसास है, एक दिशा है। हाँ, ये वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात, जब भी सेंसेक्स की बात होती है ना, तो लगभग हमेशा निफ्टी का नाम भी आता है। स्रोत ने भी संक्षेप में इनका अंतर बताया है। क्या हम इसे सुनने वालों के लिए थोड़ा और साफ कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे? हाँ, जरूर। ये दोनों भारत के सबसे फेमस स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं और इनका जिक्र अक्सर साथ ही होता है, तो अंतर समझना जरूरी है। स्रोत के आधार पर अंतर बहुत सीधा है और ये उनके अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है। सेंसेक्स, जिस पर हमने इतनी बात की, वो है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फ्लैगशिप इंडेक्स। इसमें, जैसा हम जानते हैं, 30 कंपनियां होती हैं और BSE देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। वहीं दूसरी तरफ है निफ्टी। इसका पूरा नाम है निफ्टी 50। ये है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स। इसमें 50 कंपनियां होते हैं। NSE वैसे तो नया एक्सचेंज है BSE के मुकाबले, लेकिन आज ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो मेन फर्क एक्सचेंज का BSE वर्सेस NSE जी, और कंपनियों की संख्या का 30 वर्सेस 50। जी बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से दोनों का बेसिक काम एक ही है, इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ और डायरेक्शन का एक स्नैपशॉट देना। निवेशक और एनालिस्ट अक्सर दोनों को ही देखते हैं ताकि मार्केट का पूरा व्यू मिले। कुछ लोग मानते हैं कि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, तो शायद वो मार्केट को थोड़ा और ब्रॉड तरीके से दिखाता है। लेकिन सेंसेक्स अपनी 30 चुनी हुई पावरफुल कंपनियों और अपनी पुरानी पहचान के कारण आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है। कैलकुलेशन का तरीका, फ्री फ्लोट, मार्केट कैप भी दोनों में सेम ही है। समझ गया। तो BSE का सेंसेक्स 30 कंपनियां और NSE का निफ्टी 50 कंपनियां। दोनों मार्केट के जरूरी थर्मामीटर हैं, बस अलग अलग एक्सचेंज के और अलग अलग नंबर ऑफ कंपनीज के साथ। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से हमने स्रोत सामग्री के आधार पर सेंसेक्स की कहानी के कई अहम पहलू समझे कि ये BSE का इंडेक्स है, इसमें ठीक 30 कंपनियां क्यों चुनी गईं, खासकर वो विविधता और संतुलन वाला आइडिया। इसकी गिनती फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से कैसे होती है ताकि असल बाजार दिखे, और इकोनॉमी और निवेशकों के लिए इसका क्या गहरा मतलब है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री हमें सेंसेक्स की आज की बनावट और उसके काम करने के तरीके की एक अच्छी समझ देती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर जवाब कुछ नए सवाल भी खड़े कर देता है ना। तो यहाँ एक आखिरी विचारणीय प्रश्न है जो स्रोत में कई बातों से ही निकलता है, पर हमें थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। हमने बात की कि 30 कंपनियों का चुनाव कितना सोचा समझा था, विविधता, संतुलन। लेकिन स्रोत ये भी बताता है, या ये हमें पता है, कि सेंसेक्स की ये लिस्ट फिक्स नहीं है। समय समय पर एक कमेटी इसे रिव्यू करती है। कुछ कंपनियां बाहर जाती हैं, नई आती हैं। ये इसलिए ताकि सेंसेक्स हमेशा इकोनॉमी के बदलते चेहरे और बाजार के नए लीडर्स को दिखाता रहे। हाँ, ये होता रहता है। मेरा सवाल ये है, और ये स्रोत के मूल विचार से ही जुड़ा है। अगर हम पिछले कुछ दशकों में सेंसेक्स की संरचना में हुए बदलावों को देखें, कौन सी पुरानी कंपनियां बाहर हुईं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी या सर्विस वाली कंपनियां आईं, किन सेक्टर्स का वजन बढ़ा या घटा, तो इस बदलते हुए सेंसेक्स से हम खुद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी बदलती प्राथमिकताओं और उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में क्या सीख सकते हैं। क्या ये बदलाव हमें एक कहानी नहीं सुनाते कि भारत की इकोनॉमी कहाँ से चली थी और आज कहाँ खड़ी है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। शायद इस पर भविष्य में और गहराई से बात करने का मौका मिले।